Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start our next quick revision series of chapter of that is locomotion and movement. Excretory products and their elimination जो chapter है उसका quick revision मैं कल upload कर दूंगी. आज जो हम पढ़ेंगे that is a quick revision for locomotion and movement. इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो हमारी बायोलॉजी सीरीज थी ऑफ क्लास 11th और 12th जिसमें हमने पूरी एनसीईआरटी कवर की है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है ऑफ क्लास 11th एंड 12th. इसके अलावा हमने एक सीरीज और स्टार्ट की है दैट इज अ लास्ट 10 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिसमें हम लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं. तो ये सीरीज भी साथ साथ चल रही है. तो जो आज का अपना चैप्टर है दैट इज द लोकोमोशन एंड मूवमेंट उससे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जितने भी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी मूवमेंट है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर होता है. बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फीचर होता है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए. ठीक है, अगर एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें तो वो अलग अलग तरीके के वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है दैट इज इन अमीबा. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ अ मूवमेंट जो कि क्या है दैट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा. अमीबा जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी हमें मूवमेंट देखने को मिलता है. कौन सा मूवमेंट होता है दैट इज अ स्ट्रीमिंग ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म. नेक्स्ट अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स भी होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म शो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारी बात की जाए तो हम अपने लिम्स को, जॉस को, इवन आईलिड्स मतलब पलक को, टंग को मूव कर सकते हैं. ठीक है, और ये सारे मूवमेंट्स अगर रिजल्ट करते हैं कि हम किसी भी चेंज और मतलब इन सारे मूवमेंट्स की वजह से अगर कभी भी प्लेस या लोकेशन चेंज हो जाती है तो ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मूवमेंट करके आपकी लोकेशन और प्लेस चेंज हो जाए तो उसे हम लोकोमोशन कहेंगे. और लोकोमोशंस क्या होते हैं दैट आर वॉलेंट्री मूवमेंट्स. वेयर एज वॉकिंग करने पे भी हमारी लोकेशन चेंज हो जाती है, रनिंग पे भी, क्लाइंबिंग पे भी, फ्लाइंग पे भी, स्विमिंग पे भी. तो ये कुछ अदर फॉर्म्स हैं जो कि लोकोमोटरी मूवमेंट्स है. तो क्या हम ये कह सकते हैं दैट इज ऑल लोकोमोशन मूवमेंट्स, दैट इज जितनी भी लोकोमोशन हो रही है, जितनी भी, चाहे वॉकिंग है, रनिंग है, क्लाइंबिंग है, तो ये सारी की सारी क्या है दैट दे ऑल आर मूवमेंट. ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करें बट जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं उन मूवमेंट से अगर लोकोमोशन चेंज नहीं हो रही है तो उनको हम क्या कहेंगे दैट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं नीडेड नॉट टू बी डिफरेंशिएट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग द अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट. ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं होता कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अलग हो और मूवमेंट के लिए अलग स्ट्रक्चर हो. जैसे कि अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में जो सीलिया होता है वही फूड का मूवमेंट कराता है थ्रू देयर साइटोफेरिंग्स और वही लोकोमोशन भी कराता है. ठीक है, लोकोमोशन मतलब जब कभी प्लेस और जगह चेंज हो जाए. वेयर एज अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में हम टेंटिकल्स यूज करते हैं ताकि हम प्रे को, शिकार को कैप्चर कर सके और उसी को हम लोकोमोशन के लिए भी यूज करते हैं, सेम टेंटिकल्स को. अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो लिम्स होते हैं उन्हें हम बॉडी पोस्चर के लिए भी यूज करते हैं कि अगर हमें बॉडी पोस्चर चेंज करना होता है उसके लिए भी यूज करते हैं, वेयर एज लोकोमोशन के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके के हमारे लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं. तो वैसे एनसीईआरटी में 3 टाइप्स के मूवमेंट्स का ही जिक्र हुआ है लेकिन ये फोर्थ वन टाइप भी लिखा हुआ है लेकिन इसे टाइप में कंसिडर नहीं किया है. तो हम चारों को एक साथ पढ़ लेते हैं. तो पहले अगर हम बात करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट की तो बहुत सारी स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है. क्या होती है? मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड के अंदर. और वो सारी की सारी कैसा मूवमेंट शो करती है? अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है. और उस वो कैसे इफेक्टेड हो सकती है? बाय सूडोपोडिया
एंड फॉर्म बाय अ स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा अमीबॉइड मूवमेंट की बात करें तो अमीबॉइड मूवमेंट हमें सूडोपोडिया में भी देखने को मिलता है, जो कि कैसे फॉर्म होता है, बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ अ प्रोटोप्लाज्म। हमने अभी पढ़ा था स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन अमीबा। इसके अलावा साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स की बात करें, उसमें माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं, जो कि किसमें इन्वॉल्व होते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट में। तो हमें अमीबॉइड मूवमेंट में तीन चीजें पढ़ी, पहले मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स के बारे में, सेकंड सूडोपोडिया या स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में, और थर्ड साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलरी मूवमेंट्स की, तो सिलरी मूवमेंट्स हमें ज्यादातर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, ऐसे ऑर्गन जो इंटरनल प्रेजेंट हो और ट्यूब लाइक ऑर्गन्स हो, जिनके आसपास सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स अगर सीलिया का होता है इन ट्रेकिया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा कई बार कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हमें सीलिया में देखने को मिलता है, कहाँ पे, ट्रेकिया में, जो कि हेल्प करता है ताकि हम डस्ट को रिमूव कर सके और सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस को भी मूव कर सके, जो कि इनहेल हो जाते हैं अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। जब भी हम एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे कुछ फॉरेन सब्सटेंस भी आ जाते हैं, तो उस टाइम पे जो ट्रेकिया में कुछ सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं, और वो सीलिया क्या करते हैं, उस डस्ट पार्टिकल को हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो दिस इज द सेकंड पॉइंट, सीलियरी मूवमेंट भी हमें तीन जगह देखने को मिलता है, और तीसरी जगह कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज अ पैसेज ऑफ ओवा में, जहाँ पे ओवा का जो पैसेज होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सिलरी मूवमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें मस्कुलर मूवमेंट की, तो मस्कुलर मूवमेंट्स में जो भी हमारे लिम्स की मूवमेंट हो रही है, जॉस की, टंग्स की, तो ये सब किसमें आती है, दैट इज इन अ मस्कुलर मूवमेंट। इसके अलावा हम बात करें फ्लैजुलर मूवमेंट की, तो फ्लैजुलर मूवमेंट जो होता है वो किसमें हेल्प करता है, ताकि स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग हो सके, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म्स की स्विमिंग हो सके, मेंटेनेंस हो सके वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ द स्पंजेस, ठीक है। इसके अलावा मेंटेनेंस करते हैं हम वाटर करंट का इन द कैनाल सिस्टम ऑफ अ स्पंजेस, और एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन, और लोकोमोशन अगर प्रोटोजोन का करना पड़ता है लाइक यूग्नीला, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है। तो दैट इज अबाउट अ फ्लैजुलर मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम, ठीक है। लोकोमोशन के लिए एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मस्कुलर के बीच में, स्केलेटन के बीच में और न्यूरल सिस्टम के बीच में, तब जाके लोकोमोशन होती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट हमारा मसल है। मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है। जितना भी ह्यूमन वेट होता है उसमें से 40 से 50% जो होता है वो कौन कंट्रीब्यूट करता है, मसल्स कंट्रीब्यूट करती है। मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट दे हैव एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मसल्स, ठीक है। अगर हमें मसल्स को डिवाइड करना हो तो उनके लोकेशन, अपीयरेंस और उनके नेचर ऑफ रेगुलेशन के बेस पे हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकेशन के बेस पे तीन तरीके की मसल्स देखी जाती हैं, पहली स्केलेटल, दूसरी विसरल, थर्ड इज अ कार्डियक। अगर हम बात करते हैं स्केलेटल, विसरल और कार्डियक मसल्स की, तो ये कुछ इस तरीके डिफरेंशिएट मैंने कर दिया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। स्केलेटल मसल जो होती है वो स्केलेटन के साथ अटैच रहती है, वेयर एज विसरल मसल्स जो होती है वो विसरल ऑर्गन्स में देखने को मिलती है, और कार्डियक मसल हमें हार्ट की वॉल में देखने को मिलती है। स्केलेटल मसल जो होती है दे आर वॉलेंट्री इन नेचर, वॉलेंट्री होती है। विसरल मसल जो होती है दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, ठीक है। वेयर एज कार्डियक मसल जो होती है वो भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, वॉलेंट्री का मतलब हमारे कंट्रोल में होना, इनवॉलेंट्री का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होना। तो वॉलेंट्री मतलब अगर स्केलेटन मसल्स की बात करें तो दे आर इन कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। वेयर एज अगर हम इनवॉलेंट्री की बात करें तो दैट दे आर नॉट इन कंट्रोल। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप हार्ट की मसल्स को कंट्रोल करते हो, होता है क्या, आप अपने हार्ट बीट को रोक सकते हो या हार्ट की मसल्स को रोक सकते हो, नहीं। स्केलेटल मसल्स में स्टेरिएशन प्रेजेंट होते हैं, विसरल मसल्स में स्टेरिएशन मतलब ऐसे लंबी लंबी लाइंस प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेरिएशन नहीं होता। कार्डियक मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं दैट दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, वेयर एज विसरल मसल जो होती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, और कार्डियक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर होता है स्टीरिएटेड मसल्स का, ठीक है, या कह लो स्केलेटल मसल्स का।
ठीक है। तो स्केलेटल मसल जो होती है वो बहुत सारे मसल बंडल की बनी होती है, उस मसल बंडल को क्या कहते हैं, फेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, वो सारे मसल बंडल एक साथ एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर में प्रेजेंट होते हैं और उस लेयर को क्या कहते हैं, दैट इज अ फेशिया। ठीक है, एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारी मसल फाइबर होती है। ठीक है, वो मसल फाइबर की अगर लाइनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रखी है तो उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, जिसके अंदर सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के जैसा एक प्लाज्म प्रेजेंट होता है इन अ मसल, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सो कंसिडर करो दिस इज अ मसल बंडल। ठीक है, इसके अंदर ये बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या है, मसल बंडल या वेसिकल्स। दीज आर मसल फाइबर, और हर एक मसल फाइबर की लाइनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। वेयर एज इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्मा कह के क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। इसके अलावा मसल फाइबर जो होती है दैट इज अ सिंटेनियम, मतलब सार्कोप्लाज्म के पास हर एक साइटोप्लाज्म के अंदर या कह लो सार्कोप्लाज्म के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज अ सिंटेनियम। इसके अलावा इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, लेकिन उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, दैट इज अ स्टोर हाउस ऑफ अ कैल्शियम आयन। इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी प्रेजेंट होता है मसल फाइबर का, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट, जो कि सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जिन्हें हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं या फिर मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, एक फीचर होता है मसल फाइबर का कि उसके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऐसे पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, जिन सबको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ मायोफिलामेंट या फिर मायोफिब्रिल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मायोफिब्रिल की, ठीक है, तो उस मायोफिब्रिल के अंदर एक डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसा बैंड होता है, डार्क और लाइट बैंड। ठीक है, इस डार्क और लाइट बैंड को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसी डार्क बैंड को हम क्या कहते हैं, डार्क बैंड को हम कहते हैं दैट इज अ ए बैंड। ठीक है, लाइट बैंड को क्या कहते हैं, आई बैंड। ठीक है, ए मतलब एनआइसोट्रोपिक, आई बैंड को दैट इज अ आइसोट्रोपिक। ठीक है, डार्क बैंड में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ एक्टिन, सॉरी डार्क बैंड में क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन। वेयर एज लाइट बैंड में क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन। ठीक है, जो लाइट होता है वो थोड़ा थिन भी होता है, इसीलिए उसे थिन फिलामेंट कहते हैं, वेयर एज डार्क वाले को क्या कहते हैं, थिक फिलामेंट। ठीक है, वही चीजें लिखी हुई है, फटाफट पढ़ लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। लाइट बैंड के पास एक्टिन प्रेजेंट होता है, उसी को आई बैंड, आइसोट्रोपिक और थिन फिलामेंट कहते हैं। डार्क बैंड के पास ए और एनाइसोट्रोपिक बैंड होता है, उसके पास मायोसिन प्रेजेंट होता है, उसी को थिक फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों प्रोटीन्स जो होते हैं वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होंगे ऑफ द मायोफिब्रिल। ठीक है, अगर इन द सेंटर ऑफ आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होगी, जिसे हम जेड लाइन कहते हैं, जो कि आई बैंड को काट रही होगी। ठीक है, वेयर एज अगर थिक फिलामेंट की बात करें या फिर कह लो ए बैंड की बात करें, सो दे ऑल्सो आर हेल्ड टुगेदर इन द मिडल बाय दिस बैंड, जिसके बाद थिन मेम्ब्रेनस होगी, जिसे हम कहते हैं एम लाइन। तो एम लाइन कहाँ प्रेजेंट होगी, दैट इज ए बैंड को जो कट कर रही होगी। ये दोनों ए और आई बैंड होते हैं, ये ऑल्टरनेटली थ्रू आउट द प्रेजेंट होते हैं। द पोर्शन ऑफ द मायोफिब्रिल, ये ऐसा मायोफिब्रिल का पोर्शन जो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में आता है। जेड लाइन कौन सी, ऐसी लाइन जेड लाइन होती है जो आई बैंड को बाइसेक्ट करती है। तो जो दो जेड लाइन के बीच में मायोफिब्रिल का पोर्शन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, दैट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। सो ये कैसे प्रेजेंट होगा, देखो देखो, ये होता है एक्टिन, दैट इज मतलब आई बैंड आपका। ठीक है, दिस इज अ आई बैंड and this is a A band. This is again a I band. मैंने बताया alternately अरेंज होते हैं, तो ये हो गया I band. This is also a I band. This is a A band. ठीक है, फिर दोबारा से A band आएगा, I band आएगा। ठीक है, इस पोर्शन को
हम क्या कहते हैं, रुको एक जस्ट सेकंड, यहाँ से एक लाइन कट कर रही है, आई बैंड को जो लाइन कट करेगी उसका नाम क्या बताया था, दैट इज अ जेड लाइन। ए बैंड को जो कट करेगी उस लाइन को क्या कहेंगे, दैट इज अ एम लाइन। दोबारा से आई बैंड आया, कौन सी लाइन आई, दैट इज अ जेड लाइन। ठीक है, अब ये इस जेड से लेके इस जेड तक का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर। तो अगर हमें सार्कोमेयर को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि उसके अंदर एक हाफ आई बैंड है प्लस एक ए बैंड है और दोबारा से हाफ आई बैंड है। ठीक है, so this is a sarcomere और ये sarcomere क्या है, that is a functional unit of contraction। ठीक है, resting stage की बात करें तो the edge of the thin filament on the either side of the thick filament वो partially overlap करेगा the free end of the thick filament। देखो resting stage में क्या होता है कि thin filament जो है वो partially overlap कर रहा है thick filament को, क्योंकि I band क्या है, thin filament। ठीक है, जिसमें से कुछ central part छोड़ देगा thick filament का, ये central part जो छोड़ा हुआ है thick filament का, ये जो सेंट्रल पार्ट होता है थिक फिलामेंट का, जिसमें कोई थिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसे एच जोन कहते हैं। तो जो इतना प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट प्रेजेंट नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ एच जोन। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ ए बैंड के ऊपर ये आई बैंड ने ओवरलैपिंग कर रखी है यहाँ पे, ठीक है, घेर रखा है। ठीक है, लेकिन कुछ ए बैंड ऐसा है जिसे बिल्कुल नहीं घेर रखा, तो जिसे नहीं घेर रखा उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ एच जोन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्टिन, ठीक है, सो एक्टिन के अंदर क्या होते हैं, दो फिलामेंटस एफ एक्टिन प्रेजेंट होते हैं जो कि एक डबल हेलिक्स बनाते हैं। एक एक्टिन के अंदर क्या होता है, दो फिलामेंटस एफ एक्टिन होते हैं, या कह लो एफ एक्टिन या फिर फिलामेंटस एक्टिन। ये जो एफ एक्टिन होते हैं दैट इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोब्यूल। ठीक है, क्या होता है ये एफ एक्टिन जो होते हैं क्या होता है, पॉलीमर होता है किसका, मोनोमरिक ग्लोब्यूलर का। जब बहुत सारे मोनोमरिक ग्लोब्यूलर मिल जाते हैं तो वो एफ एक्टिन बना लेते हैं। एक्टिन कंटेन टू अदर प्रोटीन्स, एक्टिन के पास कुछ और दो प्रोटीन होते हैं, दैट इज ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन। ये जो दो फिलामेंट्स होते हैं, टू फिलामेंट्स होते हैं ट्रोपोमायोसिन के, वो एक दूसरे के साथ रन अलोंग करते हैं टू द ग्रीव ऑफ द ग्रूव्स ऑफ द एफ एक्टिन, एफ एक्टिन के अलोंग ग्रोव करते हैं। जिसमें जो ट्रोपोनिन होता है उसके पास तीन सब यूनिट होती है जो कि देखने को मिलती है एट रेगुलर इंटरवल, कहाँ पे, ट्रोपोमायोसिन पे। रेस्टिंग स्टेज की बात करें तो एक सब यूनिट होता है ट्रोपोनिन का, जिसके पास एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है फॉर मायोसिन के लिए ऑन द एक्टिन फिलामेंट, तो वो उसको हटाने का काम करता है। तो ये कैसे प्रेजेंट होता है, देखो कंसिडर करो, ये क्या है, दैट इज अ एफ एक्टिन। मतलब ये जो छोटे छोटे प्रेजेंट है ये है ग्लोबुलर मोनोमरिक यूनिट, और ये पूरा है दैट इज अ एफ एक्टिन। ठीक है, इस एफ एक्टिन के ऊपर ये एक ऐसे प्रेजेंट है, इसको हम क्या कह रहे हैं, जो लॉन्गिट्यूडली रन कर रही है, दैट इज अ ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पे कुछ ऐसे तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इन तीन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ट्रोपोनिन। ठीक है, इस ट्रोपोनिन का काम क्या होता है, इस ट्रोपोनिन का काम होता है कि वो बाइंडिंग साइट जो होती है मायोसिन की ऑन द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट के पास, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है मायोसिन की, तो ये उसको हटाने का काम करता है, मास्क द बाइंडिंग साइट। अगर हम मायोसिन फिलामेंट की बात करें तो मायोसिन फिलामेंट जो है वो पॉलीमर है किसका, मोनोमरिक प्रोटीन का, मैरोमायोसिन के। बहुत सारे मैरोमायोसिन जब जुड़ते हैं तो वो मायोसिन बनाते हैं। अगर हम एक मैरोमायोसिन की बात करें तो उसके अंदर हैवी मैरोमायोसिन होता है, जिसके अंदर क्रॉस आर्म आता है, ग्लोबुलर हेड आती है और एक शॉर्ट आर्म आती है। इट आल्सो प्रोजेक्टेड आउटवर्ड अ लाइट मैरोमायोसिन। ठीक है, मैरोमायोसिन के अंदर दो चीजें होती हैं, दैट इज अ हैवी मैरोमायोसिन और लाइट मैरोमायोसिन। ठीक है, और हेड के अंदर क्या आता है, दैट इज हेड और आर्म। लाइट मैरोमायोसिन के अंदर क्या आती है, दैट इज अ टेल। ठीक है, सो द ग्लोबुलर जो हेड होता है उसके पास एक एक्टिव एटीपीएज एंजाइम की साइट होती है, जिसके पास बाइंडिंग साइट होती है कि वहां पे एटीपीए भी कंबाइन हो जाएगा और वहीं पर एक्टिन भी जो है कंबाइन हो जाएगा। सो अगर इसकी बात करें तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज लाइक अ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है,
ये ऐसे करके प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये एक्टिन की बाइंडिंग साइट है और यहीं पे ये एटीपी की बाइंडिंग साइट है। दिस इज अ हेड रीजन, दिस इज अ क्रॉस आर्म एंड दिस इज अ टेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, सो अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हिसाब से अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन करानी हो मसल फाइबर की, तो उसमें हम क्या करते हैं, थिन थिन को स्लाइड कराते हैं ओवर अ थिक। ठीक है, थिक जो होगा वो नीचे प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर क्या स्लाइड कर रहा होगा, दैट इज अ थिन फिलामेंट। तो एक्टिन की स्लाइडिंग होती है, दैट इज अ थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होगी ओवर अ थिक फिलामेंट। ठीक है, सो एक इंपल्स भेजा जाएगा सीएनएस में और वो जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंच जाएगा जहां पे मोटर एंड प्लेट प्रेजेंट होती है वाया मोटर न्यूरॉन। सो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा, इट इज अ साइनेप्स बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है, सो अगर हम मोटर न्यूरॉन की बात करें, सो मोटर न्यूरॉन के साथ अगर मसल फाइबर मिल जाती है तो उसी को हम मोटर यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर जब साइनेप्टिक वेसल्स वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज एसिटाइलकोलिन। तो वहां से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कहाँ पे, सार्कोलेमा में, जो कि पूरी मसल फाइबर में स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस का जो रिलीज है सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी से रिलीज होने लगेगा। ठीक है, कहाँ रिलीज होने लगेगा, जो रिलीज होता है कैल्शियम का वो बढ़ने लगेगा। इसके बाद जो कैल्शियम है वो बाइंड करेगा कौन सी यूनिट के साथ, ट्रोपोनिन के साथ, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्टिन फिलामेंट की, और अनमास्क कर देगा ताकि एक्टिव साइट पूरा मायोसिन। ठीक है, क्योंकि जो ट्रोपोनिन होता है वहां पे प्रेजेंट होता है कि वो मास्क करता है एक्टिव साइट पूरा मायोसिन। तो कैल्शियम जब बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन के साथ तो वो अनमास्किंग कर देगा, रिमूव कर देगा उस मास्किंग को, ताकि वहां पे मायोसिन की बाइंडिंग जो है वो ना हो। ठीक है, इसके बाद जेड लाइन जो होती है अटैच होती है एक्टिन के साथ, वो अंदर की तरफ इनवर्ट होगी जिसकी वजह से शॉर्टनिंग हो जाएगी सार्कोमियर। ठीक है, जैसे ही उसने अपने आप को अंदर की तरफ खींचा, पुल इनवर्ट किया, तो जो सार्कोमियर है वो छोटा हो जाएगा, कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। सो हमें क्या देखने को मिला, आई बैंड छोटा हो गया, वेयर एज ए बैंड ने अपनी लेंथ में कोई इंक्रीज नहीं करा। ठीक है, फिर मायोसिन जो है वो रिलीज करेगा एडीपी और फोस्फेट, जो कि गोज बैक टू अ रिलैक्स स्टेज, और वहां से जो न्यू एटीपी है वो बाइंड करेगा और क्रॉस ब्रिज को ब्रोकन कर देगा। अगेन एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा बाय द मायोसिन हेड, और ये जो अबव प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होता रहेगा ताकि स्लाइडिंग होती रहे। व्हेन अ कैल्शियम आयंस आर पम्प बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी। ठीक है, जब ये कैल्शियम आयंस को हम दोबारा से वापस कर देंगे कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में, तो वहां से एक्टिन फिलामेंट जो है वो अगेन क्या हो जाएगा, मास्क्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का काम ही यही था कि वो एक्टिन फिलामेंट को क्या नहीं होने दे रहा था, अब वो अनमास्क कर रहा था। ठीक है, इसकी वजह से जो जेड लाइन है वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी और इस स्टेट को हम कहते हैं कि रिलैक्सेशन आ जाएगी। सो द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स वेरी इन डिफरेंट मसल्स, रिपीटेड एक्टिवेशन, जब बार बार ये होता रहता है तो इसकी वजह से जो मसल्स है उसके अंदर एक्यूमुलेशन आ जाता है, लैक्टिक एसिड जो होता है एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से जो मसल है वो क्या हो जाती है, फटीग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सो दिस इज ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन। क्या होता है, दिस इज ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लाइकोजन इन अ मसल। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है, ग्लाइकोजन है जो मसल्स के अंदर, उसके अंदर एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाएगा और क्या बनेंगे, रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, सो अगर हम बात करें रेड मसल फाइबर की, ठीक है, इधर हम बात करेंगे व्हाइट मसल फाइबर की। ठीक है, रेड मसल की बात करें तो इनका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेयर एज अगर इनका व्हाइट कलर होता है, क्यों, क्योंकि इनके पास जो मायोग्लोबिन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, रेड है तो यहाँ पे ज्यादा क्या होगा, मोर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनके पास क्या होगा, दैट इज अ लेस माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या शो करेगा, दैट इज अ एरोबिक मेटाबॉलिज्म। वेयर एज अगर इधर बात करें तो ये क्या शो करेगा, दैट इज एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये क्या करेगा, दैट इज अ स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन, धीरे धीरे स्लो और सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। वेयर एज ये जो है ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, इसके अलावा व्हाइट फाइबर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर लेस है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, इधर क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज लो। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, दैट इज 206 बोन्स होती हैं, और इसके अलावा कुछ फ्यू कार्टिलेज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को अगर डिवाइड करना हो तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है एक्सियल एंड दूसरा होता है अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल स्केलेटल की बात करें और अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करें तो एक्सियल स्केलेटल में कितनी होती है, दैट इज 80 बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में होंगी 206 में से अगर हम 80 को माइनस कर देते हैं, दैट इज कम्स आउट टू बी 126 बोन्स। कितनी होंगी, 126 बोन्स। ठीक है, अब इन्हें हम बोन्स के बारे में एक एक के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और थोड़ी बहुत चीजें बता देती हूँ, बोन्स के बारे में देखते हैं। सो बोन्स क्या होती है, बोन्स और कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज जो होते हैं दैट आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो अगर हम बोन्स की बात करें सो बोन्स का क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाइए। सो अगर हम बोन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो इनका हार्ड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और एज वेल एज हार्ड मैट्रिक्स के साथ साथ, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट। इसके बाद जो बोन्स होती है दैट आर नॉन पाएबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कार्टिलेज के बारे में, सो जो कार्टिलेज होता है दैट इज स्लाइटली प्लाएबल। ठीक है, क्यों, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ड्यू टू कॉन्ड्रोटियन सॉल्ट। ठीक है, सो ये कुछ ब्रीफ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, उस 80 बोन्स में क्या क्या आता है, स्कल आता है, वर्टिबल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है और रिब्स आती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्कल की, ठीक है, सो स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, दैट इज 29 बोन्स। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं सिर्फ स्कल की, तो उसके अंदर कितनी बोन्स होती है? 29 बोन्स। ठीक है, और स्कल के अंदर क्या क्या आता है? स्कल के अंदर आता है दैट इज अ क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। ठीक है, क्या क्या आता है स्कल के अंदर? क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। ठीक है, तो अगर हम क्रेनियल बोन्स की बात करें, देखो एनसीईआरटी के डायग्राम में दी हुई है तो आपको पता होनी चाहिए। सो अगर हम बात करते हैं क्रेनियल बोन्स की, ठीक है, सो क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? दैट इज 8। और इसके अंदर क्या क्या आता है? जस्ट अ सेकेंड, इस क्रेनियल बोन्स के अंदर क्या क्या आता है? पहला है दैट इज अ फ्रंटल। फ्रंटल कितना प्रेजेंट होता है? सिर्फ 1। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं दोनों साइड 1 1 लिखूंगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो पहला है दैट इज अ फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल कितनी प्रेजेंट होती है? 1। फ्रंटल के अलावा दूसरी होती है पैराइटल। पैराइटल कितनी होती है? 2। इसके अलावा होती है टेम्पोरल। टेम्पोरल कितनी प्रेजेंट होती है? दैट इज ऑल्सो 2। नेक्स्ट होती है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल कितनी होती है? 1। इसके बाद होती है सिफ्नॉइड। ठीक है, सिफ्नॉइड कितनी प्रेजेंट होती है? 1। और इसके बाद होती है दैट इज इथमॉइड। वो कितनी प्रेजेंट होती है? दैट इज ऑल्सो 1। तो कितनी टोटल बोन्स हो गई? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, 6 बोन्स हो गई। टोटल उनका नंबर 8 हो गया, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया अबाउट क्रेनियल बोन्स। नेक्स्ट आती है हमारी फेशियल बोन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की, ठीक है, सो फेशियल बोन्स कितनी होती है? दैट इज 14। ठीक है, उस 14 में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उनके नाम भी देख लेते हैं। पहला होता है नेजल। ठीक है, जो 2 होता है। देन मैक्सिला, वो कितना होता है? दैट इज ऑल्सो अ 2। जाइगोमेटिक, दैट इज ऑल्सो अ 2। लेक्राइमल, दैट इज ऑल्सो 2। पैलेटीन, दैट इज ऑल्सो 2। इसके बाद इंफीरियर नेजल्स, दैट इज ऑल्सो 2। मैंडिबल, दैट इज अ 1। वेयर एज वोमर, ये भी 1 है। ठीक है, सो दीज आर 14 फेशियल बोन। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 13 एंड वोमर इज ऑल्सो अ 1। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बोन्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज अ हायोट बोन, जो कि कितनी प्रेजेंट होती है? 1। कैसी होती है? यू शेप्ड की होती है। कहाँ देखने को मिलती है? बिलो कैविटी, बिलो बक्कल कैविटी पे देखने को मिलती है। दैट इज बिलो बक्कल कैविटी। इसके अलावा ईयर ऑसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप एक ईयर ऑसिकल में कितना होता है? दैट इज अ 3 बोन। 2 कान होते हैं, तो दैट इज 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 बोन्स हो गई। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है, दीज आर द 3 बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन एन ईयर। ठीक है, तो 6 7, ठीक है, ये टोटल हो गई यहाँ पे 7। ठीक है, 7 के बाद हमारी क्रेनियल बोन्स कितनी हो गई? जस्ट अ सेकेंड, क्रेनियल बोन्स कितनी हो गई? 8। और 8 और 14, दैट इज कम्स आउट टू बी अ
29। ठीक है, टोटल मैंने पूरी सारी एक्सेल सिस्टम की 29 बोन्स बता दी। ठीक है, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, स्कल में। ठीक है, तो 80 में से 29 बोन्स तो यहाँ पे हमने पढ़ ली। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट अ वर्टिबल कॉलम। ठीक है, अगर हम वर्टिबल कॉलम की बात करते हैं तो वर्टिबल कॉलम्स में कितनी बोन होती है, दैट इज 26 वर्टिब्री होते हैं। ठीक है, जिसमें आते हैं सर्विकल की बात करें तो सर्विकल 7, थोरासिक 12, लंबर 5, नेक्स्ट सैक्रल 1 फ्यूज्ड। ठीक है, दैट इज अ सैक्रल 1 फ्यूज्ड। और इसके अलावा कॉक्याइजल, तो कितना हो गया, 1 फ्यूज्ड ऑल्सो। ठीक है, स्कल जो होता है वो घूमता कैसे, दैट इज आर्टिकुलेट कैसे करता है, दैट इज स्कल आर्टिकुलेट्स पहली वर्टिब्री के साथ, पहली वर्टिब्री विद अ फर्स्ट वर्टिब्री। ठीक है, वो कौन सी होती है, दैट इज अ एटलस। ठीक है, और वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाइकॉन्डिलिक स्कल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्टिब्रा के अंदर एक सेंट्रल होलो पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसे न्यूरल कैनाल कहते हैं, जहां से स्पाइनल कोड पास होती है। ठीक है, क्या ये जो वर्टिब्रा होता है, यहाँ क्या होता है, एक सेंट्रल हॉलो खाली सा एक पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज अ न्यूरल कैनाल। ठीक है, और इसी न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कोड क्या होती है, पास ऑन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टर्नम की। सो स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम इज अ ब्रेस्ट बोन। ठीक है, दिस इज अबाउट अ वर्टिबल कॉलम, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, दिस इज अ वर्टिबल कॉलम। सेकंड स्कल हो गया, थर्ड है दैट इज अ स्टर्नम। तो अगर हम बात करते हैं स्टर्नम की, तो स्टर्नम में क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज अ, इसी स्टर्नम को हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, दैट इज अ 1। और ये फ्लैट बोन होती है ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ अ थॉरेक्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हो गया है, लास्ट बचा है, दैट इज अ रिब्स। सो ये जो रिब्स होती हैं दैट इज 12 पेयर, टोटल कितनी हुई, 24। ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट होती है, अगर इनका हम देखेंगे तो पहली जो होती है वो ट्रू रिब्स होती है। ट्रू रिब्स का मतलब दैट इज अ 7 पेयर्स वाली, जो पहली 7 होती है उन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, मतलब 14 जो होती है दैट इज अ ट्रू रिब्स, क्योंकि वो अटैच होती है किससे, थोरासिक वर्टिब्री से। एंड वेंट्रली आगे से कैसे कनेक्टेड होती है, स्टर्नम से। वेंट्रली अगर बात करें तो कैसे कनेक्टेड होती है, स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलियम कार्टिलेज। कौन से कार्टिलेज की हेल्प से,
हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 7 ट्रू रिब्स तो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट होती है दैट इज अ फॉल्स रिब्स। ये जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 8, 9, 10th पेयर। ठीक है, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती है स्टर्नम के साथ, लेकिन किसके साथ कनेक्ट नहीं होती, कनेक्ट होती है दैट इज 7th रिब के साथ। डू नॉट कनेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है। किससे कनेक्ट होती है? दैट इज कनेक्टेड विथ 7th रिब। सेवंथ रिब से कनेक्ट होती है। फॉल्स रिब के बाद जो नेक्स्ट होती है दैट इज अ फ्लोटिंग रिब। फ्लोटिंग रिब, और ये कौन सी फ्लोटिंग रिब होती है? दैट इज अ 11th एंड 12th पेयर। ये जो फ्लोटिंग रिब प्रेजेंट होती है ये वेंट्रली भी कनेक्ट नहीं होती स्टर्नम के साथ या किसी भी रिब के साथ, इसीलिए इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, सो स्टर्नम रिब्स के बारे में देख लिया, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम और स्कल के बारे में। स्कल की अगर हम बात करें तो दैट इज 29 बोन्स, वर्टिबल कॉलम में 26 बोन, स्टर्नम इज अ 1, रिब्स जो होते हैं दैट इज अ 12 पेयर्स। 12 पेयर्स का मतलब कितनी हो गई? 24 बोन्स। ठीक है, टोटल कर लोगे तो 80 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की तरफ। तो इस अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती है? दैट इज अ 126 बोन। ठीक है, लिखा हुआ है नीचे। ये जो 126 बोन्स होती है इसमें हम 4 लिम्स की बात करते हैं, मतलब हैंड की। ठीक है, हमारे 2 हाथ होते हैं तो एक हाथ में 30 होती है, दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी? 60 बोन्स। ठीक है, इसमें क्या आता है? ह्यूमरस आता है दैट इज अ 1, रेडियस 1, अल्ला 1, कार्पल में कितनी होती है? दैट इज अ रिस्ट बोन, कितनी होती है? 8। मेटाकार्पल की अगर हम बात करें तो दैट आर मतलब पाम बोन्स, जो हाथ के हथेली की बोन्स होती है दैट आर 5। इसके बाद फेलेंजिस की बात करें तो दैट इज 14। कितनी होती है फेलेंजिस में? 14 पेयर होता है। ठीक है, अगर इस 14 को लिखना हो तो दैट इज 2, 3, 3, 3 एंड 3। ठीक है, ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करें हिंड लिम्स की, मतलब अपने लेग्स की बात करें तो लेग्स में भी 60 बोन्स होंगी, एक पैर में 30, दोनों पैर में 60। उसमें आता है फ्यूमर जिसे हम थाई बोन कहते हैं, पटेला, नी कैप, टीबिया इज अ 1, फिबुला इज अ 1, टार्सल बोन दैट इज अ एंकल की जो बोन होती है वो 7 इन नंबर होती है, मेटाटार्सल आर 5, फेलेंजेस आर आल्सो 14। और इस फेलेंजेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? लाइक दिस, इसमें भी सेम होता है। ठीक है, सो दीज आर, हमने 4 लिम्स और हिंड लिम्स के बारे में देख लिया। नेक्स्ट है पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल जो होते हैं वो एक में 2 होंगे तो दोनों में 4 हो जाएंगे, तो टोटल कितने होते हैं? दैट इज 4। सो इट इंक्लूड्स 2 क्लेविकल एंड 2 स्कैपुला। स्कैपुला जो होता है वो एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है जो कि कहाँ सिचुएटेड होती है? डॉर्सल पार्ट में, थॉरेक्स के, और कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन द सेकंड और 7th रिब। सेकंड और 7वीं रिब के बीच में प्रेजेंट होती है, दैट इज अ डॉर्सल पार्ट ऑफ द थॉरेक्स में। कौन? स्कैपुला। ये जो स्कैपुला होता है इसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, जो कि कैसी होती है? स्लाइटली इलेवेटेड रिज की तरह होती है, स्पाइन की तरह, जिसमें से एक फ्लैट और एक्सपेंडेड प्रोसेस निकल के आता है जिसे हम एक्रोमियम कहते हैं। और इसी क्लेविकल जो कॉलर बोन होती है यही से आर्टिकुलेट करती है, कहां से? एक्रोमियम से। ठीक है, इस एक्रोमियम के नीचे एक ग्लूनाइड कैविटी प्रेजेंट होती है जहां से जो ह्यूमरस का हेड होता है, मतलब हाथ, ह्यूमरस जो बोन होती है, पहली बोन हाथ की, ठीक है, उसका जो हेड होता है वो जॉइंट होता है और क्या बना देता है? दैट इज अ शोल्डर जॉइंट। ठीक है, कहां से? एक्रोमियम के नीचे एक प्रेजेंट होती है दैट इज अ ग्लूनाइड कैविटी, वहां पे जाके वो जॉइंट होगी और क्या बनाएगी? दैट इज अ शोल्डर जॉइंट। तो दिस इज अबाउट अ पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, नेक्स्ट है पेल्विक गर्डल। ये कितने प्रेजेंट होते हैं? 2। इसमें क्या होती है? 2 कॉक्सल बोन्स होती है। अगर एक कॉक्सल बोन की बात करें
तो वो 3 के फ्यूजन से बनती है, ठीक है, दैट इज द इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ द फ्यूजन ऑफ हीलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, जहां पे ये इलियम, इस्चियम और प्यूबिस बोन जो है वो फ्यूज होते हैं, वहां पे एक कैविटी होती है दैट इज द एसिटाबुलम, ठीक है, जहां से थाई बोन मतलब फीमर की बात हो रही है, फीमर जो है वो जॉइंट होता है या आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। ये जो दो हाफ्स होते हैं पेल्विक गर्डल के, वो वेंट्रली मीट करते हैं ताकि क्या बना सके, प्यूबिक सिम्फाइसिस बना सकते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो दो हाफ होंगे पेल्विक गर्डल के, वो मीट करेंगे वेंट्रली, ठीक है, आगे से मीट करते हैं और क्या बनाते हैं, दैट इज अ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉइंट्स की, ठीक है। जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स जो होते हैं बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट हो सकते हैं या कार्टिलेज के बीच में। तो 3 तरीके की जॉइंट होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेज और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती, दैट इज अ इमूवेबल जॉइंट, मतलब नो मूवमेंट, ठीक है। कहाँ देखने को मिलते हैं, दैट इज सूचर्स बिटवीन अ स्कल बोन्स, स्कल्स की जो बोन्स होती है वहां देखने को मिलते हैं फाइब्रस जॉइंट, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होती। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हल्की सी मूवमेंट देखने को मिलती है, यहाँ पे जो बोन्स होती है वो आपस में ज्वाइन होती है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, दैट इज द जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्री, जो अलग अलग वर्टेब्री के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट, जिसे हम मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। सो मूवेबल जॉइंट मतलब ये जो जॉइंट होते हैं मूव कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है, उस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ साइनोवियल फ्लूइड, जो आर्टिकुलेट करता है बिटवीन द टू सरफेस ऑफ द बोन्स को, ठीक है। तो कुछ जॉइंट जो है दैट इज अ टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, उनके बारे में देख लें। दैट इज अ टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। अगर हम साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हम जॉइंट्स की लिखेंगे, नेक्स्ट यहाँ हम एग्जांपल्स लिखेंगे। सो हम पहले बात करते हैं दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को, दैट इज अ शोल्डर जॉइंट, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज बॉल एंड सॉकेट, इसी को हम शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं और क्या कहते हैं, दैट इज हिप जॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज अ हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट की अगर हम बात करें तो दैट इज अ नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट और फेलेंजेस जॉइंट। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज अ पाइवट जॉइंट, तो पाइवट जॉइंट की अगर हम बात करें तो दैट इज सीन बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। नेक्स्ट अगर हम जॉइंट की बात करें ग्लाइडिंग जॉइंट की, तो जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है कहां देखने को मिलता है, जॉइंट बिटवीन अ कार्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेडल जॉइंट की, तो ये कहां देखने को मिलता है, दैट इज अ जॉइंट बिटवीन अ कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स, जिसमें पहला है दैट इज मैस्थेनियासिस ग्रेविस। अगर इसकी हम बात करें सो दिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इट अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसकी वजह से फटीगनेस आती है, वीकनिंग आती है और पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल्स का। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें स्केलेटल मसल्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी डीजनरेट होने लगते हैं, जो कि क्या है, दिस इज ड्यू टू अ जेनेटिक
डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज अ टेटनी की, इसमें रैपिड मसल स्पैज्म हो जाता है क्योंकि कैल्शियम आयन जो है वो कम हो जाता है हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट है दैट इज अ सेकंड, थर्ड, फोर्थ अर्थराइटस की। तो अर्थराइटस क्या होता है, जॉइंट्स के बीच में इन्फ्लेमेशन होने लग जाए तो उसे हम अर्थराइटस कहते हैं। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस, फिफ्थ एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें बोन का मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स, गाउट। गाउट क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने लगती है क्योंकि वहां पे यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है वो इकट्ठे होने लगते हैं, एक्यूमुलेशन होने लगता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अ डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। यहीं पे हमारा जो पूरा चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट उसका जो क्विक रिवीजन है वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप पढ़ते रहे ऐसे ही, और ये क्विक रिवीजन सीरीज जो है नेक्स्ट चैप्टर की दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, उसकी वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।